बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टूडेंट मुझे कोई बता दे कि ये काशिफ जावेद, हेलो काशिफ जावेद, अपना रोल नंबर मेंशन करें। जी जी, मैं काशिफ। रोल नंबर क्या है आपका? काशिफ, काशिफ आपको आवाज आ रही है? काशिफ आप अपना रोल नंबर मेंशन करें, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा।
काशिफ, आपका रोल नंबर क्या है? सर 738। आपने इनरोलमेंट करवाई है इंट्रो के अंदर? जी सर। किसको करवाई है? सर मैम शादिया को करवाई थी। अपनी अपनी जो रिसीप्ट है ना, ये डिपॉजिट स्लिप, वो व्हाट्सएप करो मैम शाजिया को। ठीक है। ओके, और अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर लिखो। अच्छा राइट। हाँ जी, ऑन है जी। अच्छा जी, हमने चैप्टर नंबर 1 में ये जो पेज नंबर 7 था, यहाँ तक हमारी एक डिस्कशन मुकम्मल हो चुकी थी कि जिसके अंदर ये हमने पेमेंट वोचर, सीट वोचर और जर्नल वोचर को डिस्कस किया था। आज हमने ये जो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट से हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। इनका एज सच अकाउंटिंग में इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है कि एक तो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं। अब ये यहाँ सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी तौर के ऊपर डिस्कशन होगी, बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है जब हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे, ये बुक्स बनाएंगे, तो हमें ये क्लियर होता जाएगा कि ये बुक्स कौन सी, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई ऐसा उस तरह से यानी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त सिर्फ एक डेफिनेशन तो नहीं, मैंने ये कहना चाहिए एक इंट्रोडक्शन है इन बुक्स का, ये क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कैश या बैंक बुक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे पहले। तो कैश बुक एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर हम कैश में होने वाली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेंगे। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन जो है वो पहले जर्नल में आती है, जर्नल से बाद फिर अल्टीमेटली मुख्तलिफ जगहों पे जाएगी। तो अभी आप उस चीज़ को इसके साथ रिलेट मत कीजिएगा, सिर्फ ये समझिएगा कि ये इंडिविजुअली कैश बुक और बैंक बुक का क्या मतलब है। कैश बुक और बैंक बुक का मतलब एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसी बुक है
जिसके अंदर हम कैश की एंट्रीज या बैंक की एंट्रीज का रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा लेजर का। आपने वो जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है उसके अंदर लेजर का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया है कि जी जर्नल के बाद लेजर आएगा, लेजर क्या होता है, उसके अंदर एंट्रीज कैसे आती हैं, जैसे मैंने जर्नल में आपको एंट्रीज करनी सिखाई हैं, ठीक है, उसी तरह लेजर भी बनाना सिखाऊंगा, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन उसकी किस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें आती है, उसको कैसे उसको बनाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जनरल मीनिंग ये समझ लें कि लेजर एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर हम किसी एक तरह की ट्रांजैक्शन को हम एक जगह पर लिखेंगे। लाइक कैश वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिख दें तो वो कैश का लेजर बन जाता है। बिल्डिंग की ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिख दें तो वो बिल्डिंग का लेजर बन जाता है। फर्नीचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह कैसे लिखेंगे वो अभी इशू नहीं है, अभी सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो जनरल लेजर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बुक जिसके अंदर हर अकाउंट का इंडिविजुअल रिकॉर्ड एक एक जगह पर पड़ा होता है। मतलब ये एक रजिस्टर है ना, उस रजिस्टर के एक पेज के ऊपर फर्नीचर का रिकॉर्ड होगा, एक पेज के ऊपर एक या दो या तीन, जितने भी, जितना रिकॉर्ड ज़्यादा होगा उतने ही ज़ाहिर है उसके ऊपर पेजेस ज़्यादा लगेंगे। तो 2 पेजेस हैं उसके ऊपर, फर्ज कर लें हम कहते हैं कि जी वो उसका रिकॉर्ड होगा फर्नीचर का, एक पेज के ऊपर बिल्डिंग का, एक पेज के ऊपर लैंड का। तो वो जो रजिस्टर बनेगा उसे हम जनरल लेजर कहते हैं। इसका नाम स्पेसिफिकली जनरल लेजर क्यों है, आने वाली क्लासेस के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सैलरी रजिस्टर, यू ऑल नो कि मंथली बेस के ऊपर एम्प्लॉयज़ का एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर उनको सैलरी पेमेंट की जाती है और उसको साइन ऑफ करवाया जाता है, उसे हम सैलरी रजिस्टर कहते हैं। यानी ये रिकॉर्ड ऑफ सैलरीज जो है वो क्या कहलाएगा, वो सैलरी रजिस्टर कहलाएगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ज़ाहिर है जब हम किसी बैंक में होते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस अकाउंट वो जो बैंक है, वो जो अकाउंट है उसके अंदर हमारा यानी एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, बैंक हमारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। वो जो बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेसिकली बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। आप जाते हैं ना, अगर कभी किसी ने सुना हो यार मेरी बैंक से बैंक स्टेटमेंट ले आओ, तो उसका मतलब क्या होता है कि बैंक से ये रिकॉर्ड लेना कि जी उनके पास हमारा अकाउंट कितना है, क्या नहीं है। और बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्या मतलब होता है, जब हम अपना रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड आपस में टैली करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रिकॉन्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट्स और रिकॉन्सिलेशन का मतलब जो है वो ये रिकॉन्सिलेशन जनरल भी वर्ड है। बैंक रिकॉन्सिलेशन तो बैंक और अपना रिकॉर्ड मैच करना, यानी मैंने अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है ना, मैंने क्या बैंक में जमा करवाया, क्या निकलवाया, इसी तरह बैंक ने भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो मैचिंग होती है वो अल्टीमेटली उस मैचिंग को मैच करने का जो प्रोसेस होता है उससे रिकॉन्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे भी दो लोग आपस में जब अपना हिसाब किताब मिलाते हैं तो उसे हम रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट बैंक की बुक्स में हमारा रिकॉर्ड, और रिकॉन्सिलेशन मीन उसके साथ हमारा बैलेंस जो है उसको हम आपस में टैली करते हैं, उसे हम रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। ओके। उसके बाद आ गया फिक्स एसेट रजिस्टर। कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर कंपनी के जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं, उसका फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, वेपन्स हैं, वट एवर, वो उनका एक रजिस्टर बना हुआ होता है कि वो कब खरीदे गए हैं, कितने के खरीदे गए हैं, और कब वो रिपेयर के लिए गए, कब वो वापस आए, मुकम्मल हिस्ट्री होती है उस एसेट की। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइज़ की पर्सनल फाइल है। ये सिंपल है कि जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में आता है तो वो अप्लाई करता है, उसका वो एप्लीकेशन लेटर है, उसके बाद उसका रिज्यूमे है, उसका उसको क्या जॉब टाइटल दिया गया है, उसको क्या उसकी जो है वो क्या कहते हैं ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई गई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली जो है उसकी कब इंक्रीमेंट लगी है, तो इसको वार्निंग वगैरह दी हुई होती हैं, कब को उसको बोनस दिया हुआ होता है, कोवर टाइम है, तो वो सारे का सारा उस फाइल में होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एम्प्लॉई पर्सनल फाइल कहते हैं। इनवाइस मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई चीज़ उधार बेचते या उधार खरीदते हैं तो उसका जो बिल होता है वो इनवाइस कहलाता है, ठीक है।
ये आगे यूज होगा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं बैंक डिपॉजिट स्लिप्स के ऊपर। ये जो लिस्ट बनी हुई है ये 13 डॉक्यूमेंट की, इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपके सिलेबस के हवाले से मोस्टली ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर लाइन अप की गई हैं। तो बैंक डिपॉजिट स्लिप का मतलब क्या है? बैंक डिपॉजिट स्लिप का मतलब क्या है कि जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक हमें एक स्लिप देता है स्टैंप करके, साइन करके। वो इस बात का एविडेंस होता है कि हमने पैसे बैंक में डाल दिए हैं। उसको हम बैंक डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। यानी बैंक के अंदर पैसे जमा कराने का जो एविडेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैंक डिपॉजिट स्लिप। अगर आप किसी बैंक में जाएं तो उनके काउंटर्स के ऊपर मुख्तलिफ पेपर पड़े हुए होते हैं, उनमें एक पेपर जो है वो बैंक डिपॉजिट स्लिप होता है। आप उसको फिल अप करते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, यानी एक परफोरेटेड पार्ट होता है, वो बैंक एक कॉपी अपने पास रख लेता है और एक आपको दे देता है, तो उसे हम बैंक डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। चेक बुक, यू ऑल नो कि चेक बुक क्या है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। बैंक से पैसे निकलवाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हम उसे चेक बुक कहते हैं। परचेज ऑर्डर एंड इनवाइसेस, इनवाइस के मतलब तो वही हैं जो ऊपर मैंने कहे हैं। वो आप कह लें सेल इनवाइस, उसको लिख लें ऊपर वाली को अगर ऐसे करना है तो, ठीक है। इसको हम सेल इनवाइस कह देते हैं और ये परचेज इनवाइस की बात हो रही है। और परचेज ऑर्डर, जब हम किसी से चीज़ कोई खरीदते हैं तो हम उसको इन राइटिंग एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, इसको हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो परचेज ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और या उर्फ़े आम में हम उसे पीओ भी बोलते हैं। तो परचेज ऑर्डर बेसिकली कंपनी की तरफ से ऑर्डर होता है सप्लायर को कि भाई ये माल मुझे प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एविडेंस तो नहीं होता, सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन हाँ, परचेज इनवाइस जो है वो इस बात का एविडेंस होता है कि एक बंदे ने मुझे उधार माल दिया है, ठीक है। तो परचेज इनवाइस जो है वो ऑब्वियसली अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है और इससे हम क्या करेंगे? उससे एक अकाउंटिंग एंट्री भी करेंगे। इसी तरह सेल ऑर्डर है। सेल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। आम तौर पर इसे हम डीओ भी बोलते हैं, जैसे इसको पीओ बोलते हैं ना, इसको हम डीओ बोलते हैं। डीओ स्टैंड फॉर डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है। डिलीवरी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई ये चीज़, ये माल डिलीवर कर दो, ये चीज़ सेल कर दो, उसे सेल ऑर्डर भी कहते हैं। लेकिन मोर इसका अप्रोप्रिएट नेम जो है बुक्स के अंदर वो डिलीवरी ऑर्डर है, ना कि सेल ऑर्डर है, ठीक है। लाइक मुझे किसी ने मेरे से कोई चीज़ खरीदनी है, मुझे उसने ऑर्डर किया, तो मैंने क्या किया? मैंने अपने वो जो गोडाउन वाला था उसको मैंने लिखा कि भाई ये माल जो है ये फलां बंदे को दे दो, इशू कर दो। तो वो क्या कहलाएगा? वो डिलीवरी ऑर्डर कहलाएगा, ये ऑर्डर टू डिलीवर, कि यार ये माल जो है वो डिलीवर कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर इसने इनवाइसेस लिखा हुआ है, पता नहीं इसको मोहब्बत कितनी इनवाइसेस से ये डुप्लीकेशन हुई है, ठीक है। ये डुप्लीकेशन हुई है, ठीक है। ये इनवाइसेस आ गई ना यहाँ, ये सेल इनवाइसेस हो गई और ये क्या हो गई? ये परचेज इनवाइसेस होगी। तो एनी अदर रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड नेसेसरी, इसके अलावा भी कोई रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट हो सकता है। बहरहाल ये एक जनरल सी एक गाइडलाइन थी कि भाई ये रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके बाद है जी प्री नंबर्ड एंट्रीज। ऑल एंट्रीज विल बी अलाउड sequentially numbered so as to ensure completeness and proper authorization thereof. An entry recorded out of prescribed sequence would require immediate and thorough security to dispel the impression of deliberate event. देखें, कहता है जी ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना, हर ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलरली सेल और परचेज की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको एक नंबर लगता है, प्री नंबर्ड। वो नंबर इस बात का एविडेंस होता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये पहले हुई है, ये बाद में हुई है। लाइक फर्ज कर लें, अगर एक इनवाइस नंबर जो है 15 है और एक इनवाइस नंबर जो है वो 16 है, ठीक है। इनवाइस नंबर 15 को नंबर लगा हुआ है फर्ज कर लें 75 और इनवाइस नंबर 16 को नंबर लगा हुआ 60,
तो ये एक्सेप्टेबल बात नहीं। क्यों? कि जो इनवाइस नंबर 15 है उसको 75 नंबर कैसे लग सकता है? 15 इनवाइस पहले इशू हुई है, तो उसका जो नंबर है वो क्या है, जो उसको उसकी एंट्री का नंबर है वो 75 जो है इनवाइस नंबर 16 का वो नंबर 60 नहीं हो सकता, क्योंकि इनवाइस नंबर 15 का एंट्री नंबर 75 है। तो इनवाइस नंबर 16 का एंट्री नंबर 75 के बाद का कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, 76 हो जाए, 77 हो जाए, 78 हो जाए, बीच में और ट्रांजेक्शन भी हुई होंगी। तो ये जो अनोमली है, ये जो अनयूजुअल सिचुएशन है कि जी 15 नंबर इनवाइस के लिए 75 नंबर एंट्री नंबर है और 16 नंबर इनवाइस के लिए 16 नंबर 60 नंबर है, ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहता है जी ट्रांजैक्शन जो है वो प्री नंबर्ड होती हैं, और प्री नंबर ट्रांजैक्शन इसलिए होती हैं कि कोई अनयूजुअल और इस तरह की कोई एंट्री है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि मुमकिन है इसके अंदर कोई फ्रॉड का एलिमेंट हो। उसके बाद है रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी सबमिटेड टू द हेड ऑफ फाइनेंस। ये उसने एक आपको प्रोसेस रिज्यूम करके बताया। वो मैंने आपको बताया था कि सारा दिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, और उन ट्रांजैक्शन के नतीजे में डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग डिफरेंट वाउचर या ऑडिट एविडेंस ट्रांजैक्शन के एविडेंस ला के हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देते हैं। वो देखता है कि इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट चीज़ें लगी हुई हैं, तो उसकी एंट्री वो रिव्यू करके फिर वो उसको बुक्स के अंदर पोस्ट करता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन उसके असिस्टेंट्स ने पास की हैं, जो मुख्तलिफ लोगों ने ट्रांजैक्शन की और ला के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दी, उन्होंने उसकी एंट्रीज बनाई, उन एंट्रीज को हेड ने देख के फिर उसने पोस्ट करना है, ताकि कोई गलत एंट्री जो है वो तो कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट टास्क अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को हम दे देते हैं। मसलन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके अंदर सेल इनवाइसेस के ऊपर एक खास बंदे की ड्यूटी होती है, वो सिर्फ सेल इनवाइसेस काटता है। जहाँ रोज 500,000 इनवाइस कटनी हो, तो वो क्या होगी, वो अल्टीमेटली एक बंदे की फुल डे की ड्यूटी है। इसी तरह जो परचेज इनवाइसेस कलेक्ट करने वाला बंदा है वो एक हो सकता है, कैश की एंट्रीज करने वाला बंदा एक हो सकता है। आप यूँ समझ लें कि पॉसिबल हद तक डिफरेंट टास्क डिफरेंट लोगों को एलोकेट किए जाते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। अगर मैं ही सारा काम करने लग जाऊंगा, मैं ही परचेज करूंगा, मैं ही सेल करूंगा, मैं ही लोगों के साथ रेट तय करूंगा, तो उसके अंदर फ्रॉड का एक एलिमेंट जो है वो बढ़ जाता है। लिहाजा ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया जाता है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एक किस्म का कंट्रोल होता है। जितनी ज़्यादा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी, ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व कॉस्ट। मैं 10 बंदे रखूंगा 10 कामों के लिए, तो उनकी कॉस्ट तो ज़्यादा है। तो मैंने ये देखना होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है कि यार अगर मैं 10 बंदे नहीं एक ही बंदा रखता हूँ तो उससे मुझे नुकसान क्या हो सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे इस चीज़ को एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो लिहाजा एक लिमिटेड हद तक मैंने इतने नंबर ऑफ पर्सन रखने हैं कि वो फर्क भी ना बैठें और पूरा मेरा काम जो है डिफरेंट लोगों में डिवाइड हो जाए। इसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। लाइक हम कॉलेज के अंदर एक बंदा एडमिन का काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है, एक बंदा टीचर का काम कर रहा है, एक बंदा डायरेक्टर का काम कर रहा है, एक बंदा बाहर गेट पे ड्यूटी दे रहा है। तो ये सब क्या है, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। एक बंदा भी ये सारे काम कर सकता है, लेकिन उसमें फिर कहीं ना कहीं कंट्रोल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ओके, उसके बाद आ गया जी करेक्शन ऑफ एंट्रीज। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंट लोग भी गलती कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी गलती की करेक्शन जो है वो किस तरह से होनी है, उनकी गलती की करेक्शन होनी है एंट्री के जरिए। मसलन अगर एक बंदा जो है उसने फर्ज कर लें एंट्री करनी थी इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, उसने एंट्री कर दी फर्नीचर टू कैश। अब इलेक्ट्रिसिटी डेबिट होना था, जबकि हमने क्या डेबिट कर दिया, फर्नीचर। अब ये नहीं करेंगे कि वो एंट्री निकालेंगे
वहां से जहां वो एंट्री लिखी हुई है, लाइक वहां एंट्री ये लिखी हुई है इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, तो ये गलती है, ठीक है। फर्ज करें हमने फर्नीचर टू कैश करना था, हमने क्या करना था, फर्नीचर टू कैश, हमने कर दिया इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। गलती हो जाती है ना, इंसान है अकाउंटेंट भी। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कहूं जी मैं इसे काट देता हूं, मैं काट के यहां फर्नीचर लिख देता हूं, इस बात की इजाजत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी जो इसके इफेक्ट को खत्म करेगी। यानी ये गलत डेबिट हुआ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे क्रेडिट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, टू इलेक्ट्रिसिटी। और डेबिट किसे करूंगा, जिसे होना चाहिए था, फर्नीचर टू इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट करूंगा तो ये वाला डेबिट इस क्रेडिट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये जो फर्नीचर वाला इफेक्ट है डेबिट का, ये यहां से क्रिएट हो गया, कैश का इफेक्ट मैं पहले ही कर चुका हूं। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमारे सिलेबस के अंदर पूरा एक चैप्टर मौजूद है इसके ऊपर। हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक इंशाल्लाह ताला पूरा चैप्टर करेंगे, जिसके अंदर ये सारे के सारे रेक्टिफिकेशन की मुख्तलिफ सिचुएशंस जो हैं उनको डिस्कस भी करेंगे और करेक्ट भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑडिट ट्रेल का। ऑडिट ट्रेल, मनी ट्रेल, ये अक्सर वर्ड आपने सुना होगा, ये पीछे पनामा केसेस के अंदर भी कि जी मनी ट्रेल, नवाज शरीफ दे मनी ट्रेल। ऑडिट ट्रेल या मनी ट्रेल का मतलब ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस हुई है उसके एविडेंस मौजूद होने चाहिए, ठीक है। लाइक जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसकी परचेज रेक्विजिशन बनती है, फिर उसकी कोटेशन ली जाती है, फिर उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है, फिर उसका परचेज ऑर्डर पीओ बनता है, फिर उसकी इनवॉइस आती है, गेट इनवर्ड पास बनता है, गुड इंस्पेक्शन नोट बनता है, फिर बुक्स के अंदर उसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है, एंट्री लिखी जाती है, वाउचर बनता है, और फिर वो एंट्री रिकॉर्ड होती है, और फिर जाके कहीं ट्रायल बैलेंस। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन का ये पूरे एविडेंस अवेलेबल हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुई है, तो हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर ऑडिट ट्रेल का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडिट ट्रेल नहीं होगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि शायद ट्रांजैक्शन जो है वो फेक है, या ट्रांजैक्शन के अंदर कोई फैक्ट जो है वो मिसिंग है। लिहाजा वो तमाम के तमाम एविडेंस जो कि उस ट्रांजैक्शन के मुख्तलिफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी ऑडिट ट्रेल जो है वो मौजूद है। उसके बाद कस्टडी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखें ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, इसकी कस्टडी किसकी होगी, कौन इसका ओनर होगा, कौन इसका मालिक होगा। तो इसकी कस्टडी जो है वो कहता है कि जी ये होगी अपना मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो मालिक है अकाउंटिंग रिकॉर्ड की, और इसको कितने साल के लिए महफूज रखना है, ये मुख्तलिफ मुल्कों का लॉ जो है, ये जो ऊपर हमने बुक्स पढ़ी हैं 12-13, और इसके अलावा भी अगर कोई बुक होती है, ये फिक्स्ड एसेट, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, मॉर्गेज रजिस्टर है, मिनट बुक है, डायरेक्टर्स का रजिस्टर है, शेयर होल्डर का रजिस्टर है। वो खैर इस लेवल के ऊपर आपसे चीज़ें रेलिवेंट नहीं है, मैंने बताया था कि ये को 25-30 टोटल किताबें बनती हैं। तो ये सारी की सारी ये किसकी कस्टडी में होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट की कस्टडी में होनी चाहिए। मैनेजमेंट इसकी ओनर है, कि कल को कोई आके कहे जी ये रिकॉर्ड तो मेरा नहीं, ये किसका है, ये कंपनी का रिकॉर्ड, कंपनी की मैनेजमेंट ओन करती है। अब ये जो रिकॉर्ड है ये हमें कितने अरसा के लिए होल्ड रखना है, कितने अरसा के लिए महफूज रखना है, ये हर मुल्क का लॉ डिफाइन करता है कि जी कितनी देर के लिए हमें ये रिकॉर्ड जो है वो महफूज करना है। तो हमारे मुल्क के लॉ के मुताबिक ये 10 साल के लिए ये रिकॉर्ड जो है ये हमें महफूज करना होता है, ठीक है। पहले 5 साल होता था, मेरा ख्याल 8 या 10 साल है। बहरहाल कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे कि कितने साल की लिमिट है इसको होल्ड करने की। यहाँ खैर वो कितने देरों के लिए हो, सालों के लिए, ऐसा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कस्टडी मीन कौन इसका मुहाफिज होता है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो उसकी कस्टडी में इसे होना चाहिए। ओके, उसके बाद आ गया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये वो बात है जो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अ स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। आप लोगों के सिलेबस के लिए
लेकिन अदरवाइज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हैं? वो 5 कंपोनेंट हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और आखिरी नोट्स टू द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज है। इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन हमारे इस सिलेबस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो दोनों मौजूद होती हैं। तो अल्टीमेटली उसने यहाँ लिखा हुआ है, ये बुलेट लगा के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड a statement of comprehensive income. The objective of financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders, and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसने ये जो ऑब्जेक्टिव वाला सेंटेंस है वो लिख सेकंड स्टेटमेंट के साथ दिया, लेकिन बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, लैंडर्स हैं, बायर्स हैं, कस्टमर हैं, मैनेजमेंट है, उसको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो बेसिकली ये इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्स the financial position of an entity at the end of a period, usually a year, and financial performance of the entity over the period. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी की पोजीशन का तयन किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर होता है, लाइक एज ऑन 31 दिसंबर, एज ऑन 30 जून, एज ऑन 31 मार्च। तो लेकिन अगर आप उसकी एवेल्युएशन जो है वो उसकी करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस की, तो वो आपको पूरे साल का डाटा एवेल्युएट करना पड़ेगा कि यार 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो है तो इसकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो इसीलिए उसने लिखा हुआ है कि पोजीशन का एनालिसिस एज ऑन ए सर्टेन डेट और परफॉर्मेंस का एनालिसिस फॉर ए सर्टेन पीरियड, के इस साल के अंदर इनकी सेल कितनी है, परचेज कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, ये सारा कुछ जो है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज द फाइनेंशियल ईयर। जिस पीरियड की, साल की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, या उसे हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड भी लिखा हुआ है एंड रिपोर्टिंग पीरियड भी कहते हैं। ये 3 नाम है, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन हेल्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनती हैं? आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग साइकिल बनाया तो आखिरी स्टेप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनी थी? उस पूरे रिकॉर्ड से। उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? मेरी लास्ट लेक्चर की जो डिस्कशन थी उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन के लिए बुक अकाउंटिंग रिकॉर्ड या बुक कीपिंग का होना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, they are prepared from information held in the financial accounting record, the books, ledger and accounts. accounting record में क्या आ जाएंगी? वो बुक्स सारी जो 13 की 13 या इसके अलावा भी होंगी, लेजर होंगे और अकाउंट्स होंगे। मैंने कहा था ये सारे को कलेक्टिवली अकाउंट्स भी कहते हैं। although some adjustment addition are required to complete the financial statement especially for companies। हाँ, कहता है जी कुछ ऐसी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं जो कि हम ईयर एंड पे जाके इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेन होता है, लेकिन कुछ एंट्री हम ईयर एंड पे जाके भी करते हैं जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगते हैं। वो एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जैसे आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कुछ 4-5 किस्म की एडजस्टमेंट है जो हम ईयर एंड पे जाके डालते हैं। उन सब के ऊपर एक एक अलग-अलग चैप्टर है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बात करेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफन रेफर टू एज सेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। 2 वर्ड हैं, एक है अकाउंट्स, अकाउंट्स हम रिकॉर्ड्स को कहते हैं, और एक है सेट ऑफ अकाउंट्स। सेट ऑफ अकाउंट्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम है। अगर सिंपली अकाउंट्स कहा जाए तो अकाउंट का मतलब होता है, बल्कि ये 3 वर्ड है। एक है, मैं इधर लिखने लगा हूं, अकाउंट, एक है सेट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और एक है अकाउंट्स। जरा समझ लीजिएगा बात, लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, इन तीनों का डिफरेंस ही नहीं पता होता। अकाउंट लेजर को कहते हैं। अकाउंट किसे कहते हैं? लेजर को।
किसी पर्टिकुलर लेजर, मैंने अभी आपको बताया जब लिस्ट डिस्कस की है कि लेजर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट की होने वाली ट्रांजैक्शन को जब एक जगह लिखा जाता है तो उसे लेजर कहते हैं। लाइक सेल की सारी ट्रांजैक्शन अगर एक जगह लिखी जाएंगी तो वो सेल्स का लेजर कहलाएगा। लेजर मीन लेजर मीन अकाउंट, अकाउंट मीन द रिकॉर्ड ऑफ an individual head of account of transaction, the record of transaction for an individual head, सेल की, परचेज की, इन सब की ट्रांजैक्शन को किसी एक जगह लिखा जाएगा तो उसे लेजर कहते हैं, और लेजर को हम अकाउंट भी बोलते हैं, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है। सेट ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं। ये किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और अकाउंट्स हम कलेक्टिवली, अकाउंट्स हम रिकॉर्ड्स को कहते हैं। अकाउंट्स किसे कहते हैं? रिकॉर्ड्स को, ठीक है। यानी सारे रिकॉर्ड को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम जो है वो अकाउंट्स कह सकते हैं। और ए सिंगल अकाउंट मीन लेजर, सेट ऑफ अकाउंट मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अकाउंट्स मीन ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। द बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा। मैंने अपनी अकाउंटिंग का जो आगाज़ है आपको सिखाने का, वो किया ही इससे था, बिजनेस द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड एज इफ द बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। यानी हमने क्या कहा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। तो ये जो उनका दोनों का आपस में सेपरेट होना और दोनों का एक दूसरे के साथ उस तरह ट्रांजैक्शन करना जैसे थर्ड पार्टीज के साथ करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं। नीचे उसने एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद आगे ये काम शुरू हो गया। आगे हमने पढ़ा है सोल ट्रेडरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। फिर आगे हमने इनके सारे, ये हम पीछे भी पढ़ के हैं, यहाँ पर एक दफ़ा फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, ये भी मैंने बताया कि जी उसी तरह से होती है जैसे रिपोर्टिंग का मतलब है अकाउंट्स वैसे ही बनते हैं जैसे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी के बनते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि सोल ट्रेडरशिप में और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसको आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज़ाहिर है इतना इंपॉर्टेंट काम करना है तो इसके लिए कोई कायदे कवानीन, कोई रूल्स रेगुलेशन भी तो चाहिए। वो कहता है जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एब्रीवेट करके हम, ये यहाँ लिखा हुआ होगा, गैप भी कहते हैं, ठीक है। तो कहता है जी हमारे जो गैप हैं, द मेन सोर्स ऑफ गैप इन ज्यूरिसडिक्शन आर, गैप मीन हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, यानी हमारे मुल्क के अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो कवानीन जो कि आपके मुल्क के अंदर जनरली एक्सेप्टेड हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। और हमारे मुल्क के जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, हमारे मुल्क के जो गैप्स हैं वो क्या हैं? वो कंपनीज एक्ट है जो कंपनी के अकाउंट्स को गवर्न करता है। डेबिट क्रेडिट तो सारी दुनिया के अंदर रूल डेबिट क्रेडिट के वही हैं, लेकिन आगे जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो उसके अंदर कंपनी की कैसे बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड की, पब्लिक लिमिटेड की, सोल प्रोप्राइटर, उनकी फॉर्मेशन के अंदर और उनके अकाउंटिंग एंट्री की रिकग्निशन के जो प्रिंसिपल हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। तो कंपनीज की जो अकाउंटिंग है वो तो कंपनीज एक्ट है हमारा, जो लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो पब्लिक हैं, लिस्टेड है नॉन लिस्टेड हैं। और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस, ठीक है। तो हर एक, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके स्पेशल स्टैंडर्ड हैं, लाइक बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे उसने ये SMEs की बात की है, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंट्रीज हैं, उनके अकाउंटिंग प्रिंसिपल थोड़े से डिफरेंट तरीके से इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि भाई आप चूँकि छोटे छोटे अदारे हैं लिहाजा बहुत बड़े अदारों की तरह आपको अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो बाकी जो है इनके अलावा ये जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, SMEs हैं, इनके तो सेपरेट पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा बाकी तमाम के ऊपर कंपनीज एक्ट और
IFRS stands for इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। IFRS जो है वो अप्लाई होते हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। गैप वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बिल्कुल सही है। कहता है जी गैप हर मुल्क के मुख्तलिफ हैं, जैसे मेरे गैप जो हैं वो कंपनीज एक्ट के साथ चलते हैं, US के अपने गैप्स हैं, मलेशिया के अपने गैप्स हैं, चाइना के अपने गैप्स हैं, यानी उनके अपने अपने मुल्क के अंदर जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत उन्हें उनके गैप्स बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। IFRS उसने आगे डिफाइन किया हुआ है कि जो बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है, उसे हम IFAC बोलते हैं। क्या कहते हैं? IFAC। IFAC है, किसकी एब्रीवेशन है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, जो पूरी दुनिया में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग मैटर को रेगुलेट करती है। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है, और उसका एक बोर्ड है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो बेसिकली वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिन्हें हम IFRS भी कहते हैं, वो बेसिकली IFAC जो है, IFAC का जो बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो बनाता है। IFAC आप समझ लें अकाउंटेंट्स की UNO है, ठीक है। और जैसे UNO के नीचे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, इसी तरह IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, और मुख्तलिफ मुल्क इसके मेंबर होते हैं। जो मुल्क इसके मेंबर हैं उन्हें IFAC के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। पाकिस्तान उसका मेंबर है। इसकी मेंबरशिप का फ़ायदा ये है कि आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है। और इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फिर हमें मेंबर मुल्कों को फॉलो करना पड़ते हैं। तो ये जो IFAC है, इसकी जो एक सब बॉडी है वो IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव जो होता है, उसका जो पर्पस होता है, वो अकाउंटिंग मैटर्स के ऊपर स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करना होता है, और उन्हें हम कलेक्टिवली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या IFRS कहते हैं। ले जी, ये यहाँ तक हमारा काम हुआ जी मुकम्मल। आज थोड़ी सी क्लास मैं लेट शुरू कर सका हूँ, वो कुछ इधर कोई आजकल आपको पता है थोड़ा सा नीडी लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उसमें मसरूफियत थी छोटी सी। अच्छा, ये आपने आगे यूज़र, नीड ऑफ द यूज़र सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद कल हम इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। अब ये किताब के साथ लेके चलूँगा, और डेबिट क्रेडिट वाला सीन जो है वो तो इंशाल्लाह साथ साथ हम लेके चलते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है जी आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, कल इंशाल्लाह हम लोग इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? जी जी भाई समीउल्लाह। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये एक एंट्री की समझ नहीं आ रही थी जी भाई। सर। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक, जो लोन हमने बैंक से लिया उसकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है, तो उसकी कैश क्या दिया एंट्री? आपने? कैश दिया ना भाई? जी इस सर, वो क्रेडिट हो गया। वो क्रेडिट हो गया। और जब आपने लोन लिया था तो लायबिलिटी बुक की थी? लोन यस सर। फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक को क्रेडिट किया था, उस वक्त कैश आया था, कैश डेबिट और लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट किया था ना? यस सर। जब आप लोन पे करेंगे तो डिक्रीज इन लायबिलिटी होगी, यस सर। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करते हैं? डेबिटेड। डेबिट करते हैं, ठीक है। तो नाम उसका लिख दें, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। ओके सर। जी जी, जहीर, शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ऑडिट ट्रेल का थोड़ा सा सर रिपीट कर दीजिए। ऑडिट ट्रेल मैंने बताया कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो उसको ऑडिट ट्रेल कहलाते हैं। मसलन आपने इतना बिजली का बिल दिया, एंट्री तो बुक्स में कर दी, लेकिन उसके यस पीछे सर। ऑडिट ट्रेल क्या होगा? उसके पीछे बिजली का बिल होगा, ऑडिट ट्रेल उसका, ठीक है। सर जो हमने मसलन अदा कर दिया है उसका रिकॉर्ड? हाँ जी, जो पीछे रिकॉर्ड है जिससे पता चले कि हाँ ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी, इस ये प्रूफ उस ट्रांजैक्शन का, वो ऑडिट ट्रेल कहलाता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी फायजा गफार। जी फायजा। सर डोनेशंस अलाउड और डोनेशंस रिसीव्ड की नेचर बता दें जरा एक दफा। अलाउड एक्सपेंस है और डोनेशन रिसीव्ड इनकम है। ओके सर, थैंक यू। जी कासिम सरवर। करेक्शन ऑफ एंट्रीज के बारे में बता दें। जी करेक्शन ऑफ एंट्रीज के बारे में बता दें। इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि जब अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाती है तो वो एंट्री में ही होती है, ऐसे ही है ना? जी सर। और उसकी करेक्शन भी एंट्री के जरिए ही करेंगे, उसको काट सर के वो आपने या एग्जांपल दी थी फर्नीचर टू कैश और इलेक्ट्रिसिटी टू जी 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 कैश। जी
वो सर, वो समझ एग्जांपल नहीं ये आई दी थी। थी कि मैंने एंट्री करनी थी इलेक्ट्रिसिटी, मैंने एंट्री करनी थी फर्नीचर टू कैश, और मेरे से गलती से एंट्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। ये गलत एंट्री हो गई। अब मैं क्या जी करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी गलत डेबिट हुआ है, इसे जी सर, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ठीक है, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, उसे डेबिट कर दूंगा तो ये एंट्री कर दूंगा अगर फर्नीचर सही है डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, ये गलती को खत्म कर देगा और ये जो सही डेबिट इफेक्ट था वो क्रिएट कर देगा। ठीक है। ठीक है सर। और जी जी उसामा जुबैर। सर सर सैलरी एक ट्रांजैक्शन है, सैलरीज ऑफ स्टाफ पेड थ्रू बैंक। जी सैलरीज सर डेबिट इसको क्योंकि एक्सपेंस है, और बैंक जी सर, क्रेडिट कैश या बैंक क्रेडिट, अगर आपने बैंक अकाउंट मेंटेन किया हुआ तो बैंक को डेबिट क्रेडिट करेंगे, कैश मेंटेन किया हो तो कैश को डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। अल्लाह मियां हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू।